नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस खेमे से आई बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा देने के लिए कहा है। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने फौरन आदेश मान लिया। यूपी, पंजाब, गोवा और मणिपुर के कांग्रेस अध्यक्ष भी इस्तीफा देंगे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। चुनाव में मिली करारी हार के बाद 10 जनपद का बड़ा और कड़ा फैसला। 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा देने को कहा गया। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का हस्तलिखित इस्तीफा मिनटों में आ गया। सभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके इस्तीफे एक एक करके आएंगे, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि पंजाब में जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी की गई थी और वो ताजपोशी हुई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कीमत पे। उन्होंने न सिर्फ पार्टी छोड़ी, अलग पार्टी बनाई। इससे पहले वो मुख्यमंत्री थे। जो CWC की बैठक हुई इसमें ये भी सवाल उठाया गया कि आखिरकार जब उनको हटाना था तो पहले हटाना था, आखिर समय में ऐसा क्यों किया गया। कई नेताओं की तरफ से जवाब आया कि 68-70 जो MLAs थे पंजाब के कांग्रेस के, वो मांग कर रहे थे कि इनके नेतृत्व में चुनाव में नहीं जा सकते, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया। लेकिन सवाल वही कि नवजोत सिंह सिद्धू को जो बनाया गया, फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और आखिरकार जो एक तरह से जो गांधी परिवार के साथ या ख़ासतौर पर प्रियंका गांधी के साथ जो नवजोत सिंह सिद्धू का एक अच्छा समन्वय दिखा था जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, वो समन्वय टूटता तब दिखा जब चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा इतनी खफा थी कि वो नवजोत सिंह सिद्धू से दुआ सलाम लेना भी उन्होंने बंद कर दिया। और उसी दिन मंच पर सिद्धू ने भाषण देने से भी मना कर दिया था और कह दिया था कि चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो भाषण करें अपना। हालांकि बहुत ही ये बात जो हुई थी वो शालीनता के साथ हुई थी, लेकिन ये सब कुछ पंजाब कांग्रेस के अंदर पक रही खिचड़ी को बयां कर रही थी। और यही वजह है कि पंजाब में जिस तरह की खींचतान हुई वहां पे पार्टी को ऐसी करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा उत्तर प्रदेश में भी मांगा गया है। अजय सिंह लल्लू जो कि लगातार जमीन पे मेहनत करते नजर आ रहे थे, लेकिन वो संगठन तो छोड़िए अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो नेतृत्व है वो प्रियंका गांधी वाड्रा दे रही थी। उनके यहाँ भी आज समीक्षा बैठक हुई, आगे की रणनीति पे चर्चा हुई है। लेकिन जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जिस तरीके से फिर से सोनिया गांधी में भरोसा जताया है, उसके बाद ये फैसला आया है। जाहिर सी बात है कि आगे इस तरह के फैसले और होंगे संगठनात्मक मजबूती के नाम पर। लेकिन जो कांग्रेस के असंतुष्टों की जो मांग है कि गैर गांधी परिवार का कोई कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, 24 घंटे का काम करने वाला, यानी कि पूर्णकालिक एक अध्यक्ष हो, अंतरिम अध्यक्ष हैं अभी सोनिया गांधी। तो इन सब बातों पे आगे, जैसे कि अभी चुनावी एक प्रक्रिया चल रही है कांग्रेस संगठन के भीतर, जो मेंबरशिप ड्राइव है वो चल रहा है। कई प्रक्रियाओं से इसको गुजरना है। जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर तक नया प्रेसिडेंट चुनकर आना है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के भीतर पुल के नीचे से बहुत पानी बहना है। अभी पहला फैसला है, देखना है कि आगे कांग्रेस और किस तरह के फैसले लेती है ताकि संगठनात्मक मजबूती हो और कब वो जाकर किस चुनाव में चुनावी कामयाबी के तौर पर दिखती है। और अब आइए बात करते हैं हिजाब विवाद की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाज़त मांगी गई थी। कोर्ट ने कहा कि हिजाब को इस्लाम में अनिवार्य हिस्सा नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। एक छात्रा ने याचिका दाखिल कर इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता निवा नाज मूल याचिकाकर्ताओं में शामिल नहीं है। हिंदू सेना ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दी। हिंदू सेना ने कहा कि कोई आदेश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट हमारा पक्ष सुने। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर मुहर लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और यूनिफॉर्म तय करना मौलिक अधिकार पर वाजिब पाबंदी है। और संसद में दिए एक अहम स्पष्टीकरण में वित्त मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि सरकार किसी भी क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत करने की योजना नहीं बना रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित में यह स्पष्टीकरण दिया है। क्रिप्टो को लेकर बड़ी होती बहस के बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को वित्त मंत्री से ये सवाल पूछा, क्या ये सच है कि सरकार एक क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत करने की योजना बना रही है जिसे RBI विनियमित करेगी? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसके लिखित जवाब में कहा, जी नहीं, इस समय भारत में क्रिप्टो करेंसियां अनरेगुलेटेड हैं। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अलाउड in India. It is not governed by RBI, so it is not allowed in India. But
Government of India is coming with a digital currency or digital rupee, and that will be governed by the RBI, and this is the currency of the Government of India. जी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो एसेट तैयार हो जाएंगे, एसेट को 30% टैक्स लगाने का डिसीजन हो चुका है. दैट इज इन द बजट ऑफ दिस ईयर. इससे पहले सोमवार को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, सरकार क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए एक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार नहीं कर रही है. उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि क्रिप्टो करेंसी के मसले पर सरकार के रुख में अंतर्विरोध है. क्रिप्टो करेंसी को ये लीगल टेंडर मान नहीं रहे हैं. क्रिप्टो करेंसी को किसी भी तरह का रेगुलेशन है नहीं. कोई बिल अभी तक पार्लियामेंट में लाया नहीं गया. जब वो इलीगल है तो आप उसको टैक्स कैसा करते हैं? या तो आप टैक्स करो तो उसको लीगल करो, अगर लीगल नहीं है तो टैक्स मत करो. मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उसको जो है आप मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत उनको अंदर करो, जो भी ये कर रहे हैं. पिछले ही महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ये महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया था कि क्रिप्टो करेंसीज पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं. इस पर सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है और इस पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. जाहिर है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा मसला बेहद ही संवेदनशील मसला है और सरकार इस पर सबकी राय लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है. संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया. और बनारस के मणिकर्णिका घाट पर शिव के भक्त आज चिता भस्म की होली खेल रहे हैं. जलती हुई चिताओं के बीच गुलाल, अबीर और चिता भस्म की जो ये होली है वो किस तरह से बिल्कुल अलग होती है, अजय सिंह अपनी इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं. बनारस में होली की शुरुआत जो है वो शिवरात्रि से ही शुरू हो जाती है. जब बाबा विश्वनाथ का माता पार्वती से शादी होती है तो उस समय उनके भक्तगण जो है वो अबीर गुलाल से होली खेलते हैं. लेकिन पारंपरिक तौर पर और पूरे विधिवत तौर पर होली जो है वो रंग भरी एकादशी से शुरू होती है, क्योंकि उस दिन बाबा विश्वनाथ जो है वो माँ पार्वती का गौना कराने जाते हैं. लिहाजा उस दिन जो है उनके भक्त बनारस की गलियों में जो है वो होली खेलते हुए नजर आते हैं. उस दिन तो बाबा विश्वनाथ जो है वो अपने तमाम गणों के साथ होली खेलते नजर आते हैं. लेकिन दूसरे दिन उनके जो दूसरे गण हैं, जो भूत हैं, प्रेत हैं, जो उनके और तमाम ऐसे गण हैं जो मणिकर्णिका घाट पर रहते हैं, वो होली नहीं खेल पाते हैं. तो दूसरे दिन रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन चिता भस्म की होली खेली जाती है. और चिता भस्म की होली के लिए अगर हम आपको दिखाएं तो बनारस की जो परंपरा है वो जलती हुई चिताओं के बीच में उसके राख से जो है वो होली खेलते हैं. और मान्यता ये है कि वो उस दिन जो है वो यहाँ आते हैं, जो रंग भरी एकादशी के दिन जब वो रंग खेलते हैं तो उसके बाद जब आकर के वो जो है यहाँ पर जो है वो लोगों को जो है वो अपना रंग छुड़ाते हैं. रंग छुड़ाने के साथ साथ जो है वो उन लोगों के साथ, उनके गणों के साथ होली खेलते हैं. डमरू के थाप बजते रहते हैं. उन डमरू के बीच में जो है उनके भक्तगण जो है वो सभी जो है उस समय होली के मूड में रहते हैं. आप बनारस के इस मणिकर्णिका घाट में भी आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से लोग जो है वो होली खेल रहे हैं. उसके मस्ती में सराबोर है, क्योंकि ये शिव की नगरी है और शिव जो है वो कण कण में है. लिहाजा जो है वो शिव की जो ये होली है और ये जो होली का जो ये रंग है वो होली तक पूरा चलेगा. लेकिन जो चिता भस्म की होली है वो बनारस में अकेली खेली जाती है. तो हम आपको इस होली के बीच में छोड़े जाते हैं. वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया. और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही. पूरी टीम को दीजिए इजाजत. खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया. नमस्कार.